नमस्कार दोस्तों, जीएस बाय अनुज सर चैनल में आपका स्वागत है। और आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं अर्थात लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड लाइन के बारे में जानेंगे। अगर ग्लोब में या कहेंगे जियोग्राफी के बारे में आपको अच्छे से नॉलेज रखनी, अच्छा सब्जेक्ट करना है तो कहा जाता है दो चीजें हमें बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं, इनका ज्ञान अच्छा होना चाहिए। अगर किसी देश की या किसी भौगोलिक दशा के बारे में जानना है, उसके बारे में नॉलेज रखनी है तो कहा जाता है उस लोकेशन के बारे में जानना है तो हमें अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं का ज्ञान होना चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ लेकर चल रहे हैं अक्षांश रेखाएं। हम अक्षांश रेखाओं के बारे में जानेंगे और अक्षांश रेखाओं का यूज कहाँ होता है इसको भी देखेंगे। अक्षांश रेखाएं, लैटिट्यूड के बारे में जानेंगे, लैटिट्यूड के बारे में जानेंगे। अब अक्षांश रेखाएं क्या है, सबसे पहले इनको जानें। आप अक्षांश रेखाओं को जानने से पहले हम ग्लोब को देखें। आपने देखा ग्लोब आपका ऐसा है, पृथ्वी जो है वो लगभग गोल मान के चली जाती है। इस पृथ्वी के बारे में जानने से पहले हमने क्या बताया, अक्षांश रेखाएं क्या होती है, हमें इसके बारे में आज पढ़ना। हमारा मेन टॉपिक अक्षांश एवं देशांतर रेखा। तो अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं के बारे में जानने के लिए अक्षांश रेखाएं क्या होती है तो याद रखना कि पृथ्वी के केंद्र से किसी भी बिंदु की कोणीय दूरी, पृथ्वी की केंद्र से किसी भी बिंदु की कोणीय दूरी अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। जैसे पृथ्वी के केंद्र से हमने यहाँ से कहेंगे एक ऐसी लाइन खींची और यहाँ से हमने कोई 10 अंश का कोण बना दिया, यहाँ पे हमने 10 अंश का कोई एंगल बना दिया। और इसी तरीके से हमने यहाँ पश्चिम में भी इसी के समानांतर एक 10 अंश का कोण बना दिया और इसको मिलाने वाली रेखा जो निकल के सामने आ रही है वो 10 अक्षांश रेखा कहला रही। कितनी रेखा कहला रही? 10 अक्षांश रेखा कहला रही। तो ये हमने शुरुआत कहाँ की है, पृथ्वी की केंद्र से किसी भी बिंदु की कोणीय दूरी, यहाँ से कोणीय दूरी ले रहे हैं, किसी भी बिंदु की कोणीय दूरी। इसका मतलब हमने कहीं ना कहीं 1 2 3 4 5 करते हुए कोण पहुंचाएंगे तब हमें 10 मिला होगा, 10 मिला होगा। और कहां से खींच रहे हैं, जीरो से। हमने जीरो से लिया होगा तो कहीं ना कहीं एक बनना होगा तो जीरो अक्षांश है। ये कौन सी रेखा है? जीरो अक्षांश रेखा। और ये हमें 10 अक्षांश रेखा मिली। तो जीरो अक्षांश रेखा को हम कई सारे नाम से जानते हैं। इसको विषुवत रेखा भी जानते हैं, इसको विषुवत रेखा भी नाम दिया जाता है, इसको इक्वेटर भी नाम देते हैं। तो एक इसका नाम हो गया विषुवत रेखा और एक नाम निकल के आ गया इक्वेटर। इतनी चीजें आपको समझ में आ रही कि अक्षांश रेखाएं क्या है, पृथ्वी के केंद्र से खींची गई किसी भी बिंदु की कोणीय दूरी अक्षांश रेखा कहलाती है। डेफिनेशन पूछी जाए तो क्या करेंगे, पृथ्वी के केंद्र से खींची गई किसी भी बिंदु की कोणीय दूरी अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। कोणीय दूरी अक्षांश रेखा कहलाती है। तो ये इसकी डेफिनेशन निकल के आ रही है कि पूछा जाए कि अक्षांश रेखाएं क्या होती है तो अक्षांश रेखाएं आप कहेंगे कि पृथ्वी के केंद्र से किसी भी बिंदु की कोणीय दूरी अक्षांश रेखाएं कहलाती है। अब दोस्तों एक बात आपके दिमाग में आ रही होगी कि अक्षांश रेखाएं जो पढ़ रहे हैं यहाँ पे, अक्षांश रेखाओं में हम कोणीय दूरी को ही क्यों लेते हैं, कोणीय दूरी का ही क्यों अध्ययन किया जाता है। यहाँ पे वैज्ञानिकों ने अक्षांश रेखा का अध्ययन करते समय कहीं भी रेखीय दूरी की बात नहीं की। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो फ्रेंड्स आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स जो नए जुड़े हैं फ्रेंड्स वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो यहाँ से आप जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आपके जो कोणीय दूरी का अध्ययन किया गया उसके लिए यहाँ पर अक्षांश रेखाओं का में से कहा जाता है अक्षांश रेखाओं में कोणीय दूरी का अध्ययन किया गया, ना कि आपकी रेखीय दूरी का अध्ययन किया गया। आप जल्दी से बताएं कि ऐसा क्यों हुआ। तो यहाँ पर देखिए दो तरीके की दूरी ले रहे हैं, एक हम कह रहे हैं रेखीय दूरी और एक आपके निकल के आ रही कोणीय दूरी। अब इनको समझिए, कोणीय और रेखीय दूरी लेने का मतलब क्या था वैज्ञानिकों का। अगर रेखीय दूरी की बात करें तो हमने कहा कि एक व्यक्ति यहाँ है,
आप देखते होंगे एक व्यक्ति यहाँ पे है, 0 है, हमने कहा यहाँ 5, एक झूला ले रहे हैं 5 व्यक्तियों को या 3 व्यक्तियों को यहाँ बिठा रहे हैं, हमने 4 व्यक्तियों को बिठा लिया, डी नाम के 4 व्यक्ति बैठ रहे हैं। अब समझिए यहाँ कोणीय दूरी और अक्षांश दूरी का मतलब समझिए, कोणीय दूरी और रेखीय दूरी लेने का मतलब समझिए। हमने कहा कि एक झूला है, इसमें 4 लोगों को हमने उठाया है। अब हमने इस झूले को जब चालू किया तो ये झूला यहाँ से चलकर यहाँ तक आ गया, ये यहाँ तक आ गया। फ्रेंड्स अब जब यहाँ से इसको मिलाएंगे तो आप देखते हो कि ये जो ए व्यक्ति है ये इतनी दूरी तय कर रहा हो, बी जो व्यक्ति होगा इतनी दूरी तय करेगा, सी बी की कंपैरिजन में ज्यादा करेगा और डी जो है वो सी की कंपैरिजन में ज्यादा कर रहा होगा। अर्थात इनके बीच की दूरी देखी जाए तो लगातार बढ़ती चली जा रही है, लगातार यहाँ बढ़ती चली जा रही है। तो कहेंगे कि जब लगातार बढ़ती चली जाएगी तो 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी भी अलग अलग निकलेगी। तो जो हमें जलवायु के बारे में अध्ययन करते हैं अक्षांश रेखाओं से, क्या वो सही सटीक हो पाता? नहीं हो पा रहा था। लेकिन अगर यहीं पे हमने कह दिया कि यहाँ पे हमने 30 एंगल का कोण बनाया तो यहाँ कोण कैसा होगा? समान होगा। अगर हमने 30 एंगल बनाया है तो एंगल कैसा होगा आपका? समान होगा। अगर कोणीय दूरी ली है तो कोणीय दूरी तो समान निकल रही, लेकिन अगर रेखीय दूरी ली होती है तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इसमें डिफरेंस निकल रहा होता। आप यहाँ से साफ दिख रहा होगा कि ए के कंपैरिजन में डी व्यक्ति ज्यादा दूरी तय कर रहा है, ए के कंपैरिजन में डी के कंपैरिजन में सी कम दूरी तय कर रहा है। तो क्या इन दोनों बीच की अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी सही निकल पाती? नहीं। लेकिन अगर हमने 30 अंश का या 60 अंश का या 90 अंश का एंगल बनाया तो सब जगह कैसा होगा? समान होगा। इसलिए वैज्ञानिकों ने यहाँ पे कोणीय दूरी का अध्ययन न करके अक्षांश कहेंगे रेखीय दूरी का अध्ययन न करके तो कोणीय दूरी का अध्ययन किया। अब यहाँ पे हमने कहा कि जब यहाँ से चल रहे होंगे तो लगातार ऊपर जाएंगे तो कहीं ना कहीं हमें एक यहाँ पे रेखा मिले और इसको मिलाएं तो हमें यहाँ पे 90 एंगल का कोण बना लेंगे। 90 एंगल का कोण बना रहे हैं, 90 एंगल का, तो इसका मतलब 0 से जब तक हम यहाँ तक पहुंचे होंगे तो हमने यहाँ 90 अक्षांश रेखाएं मिल गई होंगी, 90 एंगल बनाए होंगे। यहाँ पे 30 आ गया, कहीं पे हमने ऐसे बनाया होगा, 30 बनाया होगा, कहीं पे ऐसे हम बनाते चले गए होंगे, इस तरह बनाते हुए जाएंगे। तो यहाँ पहुंचते पहुंचते कहा जाता है जब 89 आएगा, ये 30 हो गया, हमने मान लिया 40 है, ये 60 है, ये हमारा 90 आ गया। यहाँ पे जब आएंगे तो कितने एंगल का अंत बन गया? तो कहेंगे 90 एंगल का बन गया। कितने अंक का मिल रहा है? 90 एंगल। तो 0 से करते हुए 1 2 3 4 करते हुए यहाँ तक आया तो 90 एंगल का कोण मिला, अर्थात हमें कितनी अक्षांश रेखाएं मिली? 90। तो ये जो 90 मिली इसे क्या बोल दिया? नॉर्थ बोल दिया गया इसको। जब ग्लोब के ऊपर वाले भाग को उत्तरी गोलार्ध बोला गया, ये आपकी विषुवत रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट रही, साथ ही साथ ऊपर वाले को उत्तरी गोलार्ध बोला गया, नीचे वाले को दक्षिणी गोलार्ध बोला गया। इसी तरीके से हम जब दक्षिण में चलेंगे तो यहाँ पर भी कोणीय दूरी का वैसे ही अध्ययन किया जाएगा और ऐसे खींचते चले जाएंगे तो कहीं ना कहीं ग्लोब में फिर हमें यहाँ पर 90 अक्षांश रेखाएं मिलेंगी, यहाँ पर हमें 90 अक्षांश रेखाएं मिल रही होंगी। आप देख कितनी रेखाएं निकली? 90। तो ये कौन हो गया? ये साउथ पोल हो गया, दक्षिणी ध्रुव हो गया, और ये आपका उत्तरी ध्रुव निकल के आ रहा है सामने। तो ये आपके पृथ्वी के केंद्र से किसी भी बिंदु की कोणीय दूरी हमारी अक्षांश रेखा कहलाती है। अक्षांश रेखाएं जो हैं, आप यहाँ पे जब ध्रुवों में आए तो यहाँ पे हमें 90 मिल रही है और नीचे आए तो 90 मिल रही है। तो कहा जाता है अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी निकल के फ्रेंड? तो हमने कहा यहाँ से चले तो कहीं ना कहीं 1 भी मिली होगी, तो यहाँ तक आए तो कितनी मिली? 90। इसी तरीके से हम दक्षिणी गोलार्ध में आए तो यहाँ भी हमें कितनी मिलेगी? 90। और एक आपकी 0 अक्षांश रेखा है, जब 0 1 है तो इसको मिलाया तो टोटल कितनी हो गई? 181 अक्षांश रेखाएं, अक्षांश रेखा। तो अक्षांश रेखाओं के बारे में पूछा जाए तो टोटल कितनी निकल रही? 181 अक्षांश रेखा, या कहेंगे 180 प्लस 1। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन, यहां हमने कहा कि अक्षांश रेखाएं तो हमें 181 मिल जाती। क्वेश्चन को अच्छे से समझो, जो यूपीएससी या यूपीपीसीएस वगैरह जो लेवल के लोअर पीसीएस वगैरह के एग्जाम होते हैं, ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछता है कि अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है, अब सीधे टिक करके आ जाएंगे कि 181 है। लेकिन यहां पे क्वेश्चन पूछेगा कि इस ग्लोब में टोटल अक्षांशी वृत्त कितने, अक्षांशी वृत्त कितने। तो जरा आप देख के बताइए कि यहां से हम 0 से चले तो 90 तक चले, 89 तक तो हमें वृत्त मिल रहा है, क्या 90 पे हमें वृत्त मिलेगा?
एक पॉइंट मिल रहा होगा, एक नीचे मिल रहा होगा। तो हमें अक्षांशी वृत्त की बात की जाए, अक्षांशी वृत्त की बात करें तो टोटल कितने, 181 में कितने कम हो जाएंगे, 2। तो 179 आपके क्या निकल रहा है, अक्षांशी वृत्त निकल रहा है। अक्षांशी वृत्त कितने निकलेंगे, 179, जबकि अक्षांशी रेखाएं कितनी मिल रही हैं, 181। दोस्तों समझ में आ रहा था, थंब कीजिए, जल्दी से थंब कीजिए, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा, सेशन को ज्यादा से ज्यादा तक लोगों तक शेयर कीजिए। सभी लोग अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए। जो भी आप चलाते हो, एफबी चलाते हो, इंस्टा चलाते हो, व्हाट्सएप चलाते हो, टेलीग्राम चलाते हो, उसमें शेयर कीजिए, जल्दी से शेयर कीजिए। तो यहां तक भैया समझ में आ रहा है, यहां पे फ्रेंड समझ में आया हो तो थंब कीजिए। तो अक्षांश रेखाएं और अक्षांशी वृत्त में मतलब समझ में आ गया। अब बात करते हैं आगे कि अक्षांश रेखाओं को देखा जाए तो सबसे बड़ा अक्षांशी वृत्त यहां कौन निकल के आ रहा है, अगला पॉइंट बन गया। अक्षांशी वृत्त हमें 89 वाला बड़ा मिलेगा कि आपका 88 वाला होगा। तो कहेंगे 89 के कंपैरिजन में 89 आपका वृत्त बड़ा होगा, 88 क्यों। अब इन्हें वृत्त क्यों बोले, वृत्त के लिए क्योंकि ग्लोब में अगर हम यहां से कोई रेखा खींचेंगे तो कहीं ना कहीं ऐसे घूमकर वहीं आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें ऐसे रेखा मिल रही होगी, जहां से चले थे वहीं पर घूमकर आ गए, वहीं पर घूम के आ जाएंगे। ऐसे आप अगर मार्कर को पकड़ रहे हैं और ये उसका मिड पॉइंट, अगर ऐसे घूमेंगे तो सर्किल पूरा करने के लिए वहीं पर तो फिर आएंगे, तो वहीं पे तो आ गए। तो हमें क्या ये अक्षांशी रेखाएं हैं, कहेंगे अक्षांशी रेखाएं ना होकर ये बंद वृत्त है। अक्षांश रेखाएं रेखाएं ना होकर क्या है, बंद वृत्त है। तो यहां पे हमने बोला कि बंद वृत्त जहां से स्टार्ट होते हैं वहीं पर मिलते हैं आगे। तो सबसे बड़ा अक्षांशी वृत्त कौन होगा, आप कहेंगे जीरो अक्षांश रेखा। कौन सा होगा, जीरो अक्षांशी वृत्त जो होगा वो सबसे बड़ा होगा, अक्षांशीय वृत्त सबसे बड़ा होगा। आपको याद रखना है कि जीरो अक्षांशी वृत्त सबसे बड़ा वृत्त होगा। अब आगे देखिए, तो इसमें कौन सी नई चीज हो गई, अक्षांश रेखाएं कैसी है, काल्पनिक रेखाएं हैं। पूछा जाए अक्षांश रेखाएं क्या ग्लोब वास्तव में खींची कि नहीं, वैज्ञानिकों द्वारा कल्पना करके रेखाओं को खींचा गया। दूसरी चीज, इन अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी चाहे इधर हो चाहे इधर हो चाहे यहां पे देखते, इन दोनों अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा समान होती है। तो याद रखना, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर है। फ्रेंड समझ में आ रहा है, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर, 111 किलोमीटर है। अब यहां पर बात करते हैं अक्षांशी रेखाओं का ग्लोब में यूज क्या है, तो इसके बारे में देखते हैं। अक्षांशी रेखाओं का ग्लोब में यूज क्या है, तो ग्लोब को देखा जाए, मान के चलते हैं कि यहां आपका सूर्य है। आपको पता है सूर्य को हम टार्च मान के चलते हैं, क्योंकि सूर्य जो है ये आपका करोड़ वर्ष में आकाश गंगा की चक्कर लगा है। लेकिन पृथ्वी अपने अक्ष के परितः घूमने के साथ साथ सूर्य के परितः भी घूम रही, सूर्य के परितः भी घूमती है। तो जो अपने अक्ष पर घूम रही है तो रोटेशन कर रही है, जो 24 घंटे पूरी कर जाती है। तो कहेंगे सूर्य जो है विषुवत रेखा पर, कहा जाता है विषुवत रेखा से जहां तक ये सूर्य की किरणें हमारी लंबवत पड़ रही होंगी, बराबर पड़ रही होंगी, वहां पर सूर्य की रोशनी ज्यादा मिल रही होगी, और जहां पर ज्यादा मिल रही वहां तापमान ज्यादा होगा। तो यहां से सूर्य, ये जो रेखा है यहां पे बना रहा है, सूर्य यहां से मार्च से लंबवत होना शुरू करेगा, उत्तरायण होना शुरू करता है। सूर्य की किरणें कहां तक आपकी लंबवत पड़ेंगे, या कहेंगे समानांतर पड़ रहे होंगे, सीधी पड़ रही होंगी, तो मार्च से स्टार्ट होंगी। वो भी कौन से मार्च, 21 मार्च से स्टार्ट होती, 21 मार्च से चलते हैं अप्रैल, मई, और जब जून तक आते हैं, यहाँ जून तक आए तो जून तक पहुंचते पहुंचते कहा जाता है 21 जून आ गया। 21 जून आया तो यहां भी सूर्य की रोशनी हमें कैसी पड़ी, बराबर मिल रही होगी, लंबवत पड़ी होंगी। तो यहां पर बराबर मिली, तो यहां पे क्या सूर्य अब यहां तक गया तो कुछ देर रुकेगा भी, जब कुछ देर रुकेगा तो यहां पर क्या होगा कि यहां पर दिन हमेशा बड़ा हो जाएगा। दिन कैसा होगा, बड़ा। इसके जस्ट अपोजिट, ये जो हम 21 जून तक जा रहे हैं, ये कहां तक सूर्य गया है, तो कहेंगे ये 23.5 अक्षांश। कहां तक जा रहा है सूर्य, 23.5 अक्षांश उत्तरी ध्रुव तक, 23.5 अक्षांश उत्तरी ध्रुव तक गया। याद रखना कि दिन बड़ा हमारा कम निकल रहा, 23.5 अक्षांश, इसको क्या बोलते हो, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर।
कर्क रेखा, इसी को और क्या नाम दिया गया, इसी को एक नाम और दिया जाता है, इसको कर्क रेखा बोला गया। तो सूर्य यहाँ तक, सूर्य की किरणें हमें बराबर मिली, या कहेंगे सूर्य यहाँ तक लंबवत हुआ या उत्तरायण हुआ जाके, तो कहां तक उत्तरायण हो रहा है, 23.5 अक्षांश तक। इसी तरह मार्च से फिर यहाँ जून से वापस लौटेगा, जून के बाद जुलाई, फिर आ जाएगा अगस्त, और फिर यहाँ सितंबर आ गया। तो कहेंगे मार्च से चला सितंबर आ गया, तो सितंबर में कहेंगे मार्च में गया था सूर्य की रोशनी बराबर मिली, सितंबर में बराबर मिली। तो जब सूर्य की रोशनियां बराबर मिल रही होगी तो इस क्षेत्र में क्या होंगे, दिन एवं रात कैसे होंगे, बराबर होंगे। कब होंगे, तो कहेंगे मार्च, कौन से मार्च, 21 मार्च व 22 दिसंबर, 22 सितंबर, 23 सितंबर, सॉरी कितना है, 23 सितंबर को दिन रात कैसे होंगे, बराबर होंगे। और जहां दिन और रात बराबर होते हैं उसी को बोला जाता है विषुव। क्या बोलते हैं, विषुव। और विषुव से इस रेखा को क्या नाम दिया गया, विषुवत रेखा नाम दिया गया। फ्रेंड समझ में आ रहा है तो कमेंट कीजिए। तो इसे क्या नाम दिया गया, विषुवत रेखा नाम दिया गया। तो कहेंगे सूर्य मार्च से उत्तरायण, और मार्च के बाद सितंबर आते आते फिर दक्षिणायन होना शुरू कर देता है। तो देखो मार्च में गया, सितंबर में फिर आ गया, सितंबर से फिर चलेगा अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, दिसंबर में अब कहा गया दक्षिणायन, कहां तक आया, फिर ये 23.5 अक्षांश, दक्षिणी ध्रुव तक आया, कहेंगे साउथ आया, इसको नाम दे दिया गया मकर रेखा। याद रखना जहां तक सूर्य की रोशनी सीधी पड़ रही होगी वहां पे रेखाओं का अध्ययन किया गया। तो सूर्य कहां तक लंबवत गया था, कहेंगे कहां तक उत्तरायण हुआ, 23.5 अक्षांश, उस रेखा को नाम क्या दिया, कर्क रेखा। अब यहां से फिर जीरो से फिर दक्षिण में आए, कहां तक, 23.5 अक्षांश, मकर रेखा तक आया, और उसको नाम दे दिया गया 23.5 अक्षांश साउथ तक आया, उसे नाम दिया गया मकर रेखा, या कहेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। यहां तक सूर्य आपका उत्तरायण और दक्षिणायन। तो जब सूर्य उत्तरी ध्रुव पर होगा, उत्तरायण होगा 23.5 अक्षांश, तो उसके जस्ट अपोजिट दिन बड़ा होगा, रात बड़ी होगी। जब दक्षिणी में होगा तो यहां रात बड़ी होगी, जस्ट अपोजिट। अब यहाँ पे जब सूर्य आपका उत्तरायण हुआ तो यहाँ पर सूर्य की किरणें कहां तक तिरछी पड़ रही, यहाँ आया तो यहाँ सूर्य की रोशनी तो मिल ही रही होगी उत्तरी ध्रुव में, जब कर्क रेखा पर होगा यहाँ पर 66.5 तक तो मिल ही रही होगी, लेकिन तिरछी किरणें कहां तक पड़ी होंगी, 66.5, यहां तक आ जाएंगे 66.5 अक्षांश दक्षिण में आए, या कहेंगे साउथ में आएंगे, तो इसको एक नाम दे दिया गया अंटार्कटिक। तो जहां तक सूर्य की रोशनी तिरछी पड़ रही है, यहां पर ऐसे ऊपर 66.5 अंश ईस्ट में कहेंगे जाएंगे, नॉर्थ में, इसको बोलेंगे आर्कटिक वृत्त। जहां तक सूर्य की रोशनी तिरछी पड़ी उनको उत्तरी गोलार्ध में तिरछी पड़ रही है आर्कटिक वृत्त, दक्षिणी गोलार्ध में पड़े उसे अंटार्कटिक वृत्त। तो अक्षांश रेखाओं का अध्ययन करते समय में केवल 5 रेखाओं के बारे में जानना है कि अक्षांश रेखाएं क्या है। वे रेखाएं जो पृथ्वी के केंद्र से किसी भी बिंदु की कोई दूरी अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। कहेंगे अक्षांश रेखाएं ना होकर क्या है, बंद वृत्त। ये बंद वृत्त, 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है, 111 किलोमीटर। फिर हमने कहा कि सूर्य जहां तक उत्तरायण हुआ उस रेखा को नाम दिया गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, या कहेंगे कर्क रेखा। जहां सूर्य दक्षिणायन हुआ उस रेखा को नाम दिया गया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न या मकर रेखा। और जहां तक सूर्य की किरणें तिरछा पड़ रही उसे आर्कटिक और अंटार्कटिक। अब यहां पर जब तिरछी पड़ रही तो इस जगह पे क्या होगा, अंधेरा होगा या अधिक शीत क्षेत्र होगा। तो ये कहेंगे यहाँ पे 6 महीने का दिन, 6 महीने की रात। जब सूर्य उत्तरायण होगा तो 6 महीने का दिन, और दक्षिणायन में 6 महीने की रात होगी। दोस्तों यहां तक बात समझ में आ गई तो बताइए, कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए। अब यहां पर देखते हैं आगे कि अब इसका यूज क्या है। यूज तो हमें समझ में नहीं आया, तो अक्षांश रेखाओं का यूज देखा जाए फ्रेंड, तो यहां पर जब सूर्य की रोशनी विषुवत रेखा पर बराबर पड़ रही होगी, उत्तरायण हुआ होगा, तो यहां का तापायन भी तो ज्यादा हुआ होगा। जब तापायन ज्यादा होगा तो इस क्षेत्र का वाष्पन भी ज्यादा हो रहा होगा, और वाष्पन ज्यादा होगा तो ये कहीं ना कहीं शीतोष्ण क्षेत्र के संपर्क में आएगा, और शीतोष्ण क्षेत्र में संपर्क में आते ही बारिश के रूप में वो बरस जाएगा। तो इस क्षेत्र में कहेंगे वर्षा भी ज्यादा पड़ रही होगी। तो जैसे जैसे पृथ्वी पश्चिम से पूर्व घूमती है तो कभी ये क्षेत्र सूर्य के सामने आएगा, कभी ये क्षेत्र सूर्य के सामने आएगा, कभी ये। तो यह सूर्य के सामने आने की वजह से किसका अध्ययन किया जा रहा है, कहेंगे जलवायु का। तो अक्षांश रेखाओं से हमें किसका ज्ञान हो रहा है, अक्षांश रेखाओं से हमें जलवायु पता चल रही है कि कहां पे कैसी जलवायु है, कहां पे गर्म है, कहां पे ठंडी है, कहां पे शीतोष्ण है, कहां पे उष्ण है। तो अक्षांश रेखाओं के माध्यम से हमें जलवायु का अध्ययन, या कहेंगे जलवायु का ज्ञान होता है। अब बात करते हैं आपकी लॉन्गिट्यूड।
तो अक्षांश रेखाएं कितनी होती फ्रेंड्स? 181। अक्षांशी वृत्त कितने हैं? कहेंगे 179। और दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी है? 111 किलोमीटर। अक्षांश रेखाओं से किसका ज्ञान होता है? तो आप कहेंगे अक्षांश रेखाओं से जलवायु का ज्ञान होता है। अब बात करते हैं देशांतर रेखाएं या लॉन्गिट्यूड या देशांतर। अब देशांतर से आपको समझ में आ रहा होगा देश प्लस अंतर, देशों में अंतर। देशांतर के बारे में जानने जा रहे हैं कि देशांतर रेखाएं हैं क्या। तो सबसे पहले हमने कहा कि अगर जियोग्राफी अच्छी करनी है तो सबसे पहले हमें ग्लोब का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। देशांतर रेखाएं क्या होती हैं? तो अभी हमने बताया था कि यहाँ पे ऊपर वाले को उत्तरी ध्रुव और नीचे वाले को दक्षिणी ध्रुव बोला जाता है। अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं? पृथ्वी के उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई समांतर रेखाएं क्या कहलाती हैं? या कहेंगे उत्तर से दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली रेखाएं ही देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। यहाँ पे हमने ऐसी रेखाएं खींची और ये जो रेखाएं हम उत्तर से दक्षिणी ध्रुव की ओर मिला रहे हैं, ये आपकी देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। फ्रेंड्स, आपकी कौन सी रेखाएं हैं? देशांतर। तो यार देशांतर रेखाओं से किसका अध्ययन होता है? कितनी देशांतर रेखाएं निकल के आ रही? तो हमने कहा यहां से खींच रहे जीरो ध्रुव से यहां पर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिला रहे। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखाएं क्या कहलाती? देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। अब देशांतर रेखाएं जो होती हैं ये कहीं भी आपको क्या समझ में आ रहा है कि ग्लोब में ऐसे ऐसे रेखाएं खींची नहीं पूरी? कहेंगे नहीं, ये उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिला रही होगी, यहां से ऐसे मिला रही होगी। तो ये बंद वृत्त ना होकर, ये बंद वृत्त ना होकर आपके अर्ध का वृत्त है। कैसे हैं? अर्ध वृत्त है। अक्षांश रेखाएं कैसी है? अक्षांश रेखाएं आपके बंद वृत्त है। और ये कैसे हैं? अर्धवृत्त है। तो अर्धवृत्त है। अब आपको पता है कि जीरो अक्षांश रेखा हमने मानी जाती है कि ये पृथ्वी पर ये अक्षांश देशांतर रेखा भी कैसी है? काल्पनिक रेखाएं। पृथ्वी पर जितनी ये रेखाएं दिख रही हैं ये काल्पनिक रेखाएं हैं। तो ये जीरो अक्षांश रेखा हमने मान लिया वैज्ञानिकों की सहमति से कि जीरो अक्षांश रेखा ग्रीनविच लंदन से गुजर रही है, ग्रीनविच से गुजर रही है। तो जीरो अक्षांश से जब भी हम पूरब पश्चिम से पूर्व जाते हैं तो यहाँ पे हमें 180 देशांतर रेखाएं मिलती है जीरो से, और यहाँ पे आ रहे हैं तो यहाँ पर भी हमें 180 देशांतर मिल रही है। आप सोच के देखो, यहाँ से जीरो से चलेंगे, जीरो से ऐसे घूमते चले जाएंगे 179 178 79 80 तो यहीं पर तो आएंगे 180 मिल जाएगी। अगर पश्चिम से पूर्व चले और पूर्व से पश्चिम चले तो यहाँ पे भी 1 2 3 4 करते चले जाएंगे तो यहाँ पर हम आएंगे 180 मिलेंगे। तो कहेंगे 180 पूर्वी और पश्चिमी एक जगह पर भी मिलेंगे आके। यहाँ पे क्या मिलेगा आके? हमें 180 पूर्वी और पश्चिमी देशांतर मिलेगा। तो 180 हम इधर चले और 180 इधर चले तो अक्षांश के देशांतरी वृत्त कितने निकल के आए? कहेंगे 360। कितने निकल के आ रहे हैं? 360 निकल के आ रहे हैं। या ऐसे समझे, यहां पे हमने कहा कि ये हमारा जो वृत्त है इस वृत्त को हम ऐसे ओपन करके देख रहे हैं, इस वृत्त को हम ओपन करके देख रहे हैं। अब अच्छे से समझे, जीरो देशांतर रेखा हमने कहा कि ये जीरो देशांतर रेखा है जो लंदन के ग्रीनविच से गुजर रही है। ये ग्लोब था, इस ग्लोब को हमने ऐसे खोल दिया, एक पेज के रूप में ले लिया और पेज को फोल्ड करो तो क्या ये सिरा और ये सिरा आपस में नहीं मिलेंगे? बिल्कुल मिलेंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये 180 पश्चिमी देशांतर और 180 पूर्वी देशांतर। इन दोनों को जब ऐसे मिलाएंगे तो ये दोनों एक जगह पर मिल जाएंगे, ग्लोब बन जाएगा। तो जीरो देशांतर के इधर चल रहे थे 180 और इधर चल रहे हैं 180, तो टोटल कितनी निकली जाके? 360। तो देशांतर रेखाएं समझ में आ गई कितनी निकल रही है? 360। अब देखो, ये देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी देखी जाए फ्रेंड्स तो विषुवत रेखा पर सबसे अधिक होती है, विषुवत रेखा पर सबसे अधिक होती है। और जैसे जैसे विषुवत रेखा से हम ध्रुवों की ओर जाएंगे तो ये शून्य भी हो जाएगी। आप कल्पना करके देखिए, जैसे जैसे हम यहाँ से बढ़ते चले जा रहे हैं ध्रुवों की ओर तो यहाँ देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कैसी हो जाएगी? तो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी समान नहीं होती है, लेकिन फिर ऑन एवरेज लेकर 111.32 किलोमीटर माना जाता है।
तो आपको याद रखना है कि दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कितनी है, कहेंगे 111.32 किलोमीटर। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी है, 111 किलोमीटर। अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा समान होती है, देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी समान नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम मान के चलते हैं कि सूर्य हमेशा पूर्व में निकलता है, ये हमारा सन है, सूर्य हमारा पूर्व में निकलता है, तो सूर्योदय कहां होगा, पूर्व में होगा। मतलब 180 देशांतर, जैसे आपको बताया जाता है कि जापान में सूर्य की किरण पहली पड़ती है। जब सूर्य की किरण पहली पड़ेगी तो यहां सूर्य होगा, तो यहां पर दिन होगा, इसके जस्ट अपोजिट कैसा होगा, रात होगी। लेकिन यहां सूर्य क्या होता है कि 6 अक्षांश में, ये 6 अक्षांश में सूर्य की रोशनी कुछ पड़ने लगती है। आपको याद रखना, कुछ हद तक सूर्य की रोशनी हमें दिखाई देती, जैसे 6 अक्षांश पर जो सूर्य की रोशनी पड़ रही होगी, जैसे 180 है तो 172 अक्षांश पे सूर्य की रोशनी पड़ रही होगी, फिर 6 आगे जाएंगी तो फिर एक आपके 166 पे पड़ रही होगी, फिर जाएंगे 6 तो 160 पे पड़ रही होगी। ये जो रोशनी पड़ रही होगी, इनको बोला जाता है सिविल ट्यूबलाइट, इनको बोला जाता है सिविल ट्यूबलाइट और एस्ट्रोनॉमिकल ट्यूबलाइट, और एक नाम और दिया जाता है जिसको बोलते हैं नॉटिकल ट्यूबलाइट। तो यहां पर ऐसा क्यों है, क्योंकि सूर्य अगर यहां निकल रहा है तो इसकी रोशनी कुछ आगे तक आती है। जैसे यहां पर निकला तो यहां तो दिन हो गया उसके, और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो अंधेरा रहता है और धीरे धीरे उजाला शुरू हो जाता है। तो कहीं पे 4 बजे या 5 बजे अब सूर्य की रोशनी दिखाई देती है, जिससे मानव क्या हुआ, इस सिचुएशन की वजह से मानव अपनी हैबिट बना पाया, नहीं तो अचानक दिन हो रहा होता, अचानक रात हो रही होती, जैसे यहाँ पे आता है एकदम उजाला, यहां से जैसे गायब होता है एकदम अंधेरा। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे सूर्य जैसे जैसे सूर्य क्या करता है, पूर्व से पश्चिम घूमता, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व रोटेट होती। तो जैसे जैसे पृथ्वी 24 घंटे में अपने अक्ष पर घूमती चली जाती है, तो जो देशांतर के सामने देश पड़ रहे हैं वहां दिन हो गया, उसके जस्ट अपोजिट क्या होगी, रात होगी। अब यहाँ पे देखिए, जब सूर्य यहां से चल रहा है तो हमें पता है कि यहां से चला होगा, तो यहाँ पे देखा जाए कि यहाँ पे देशांतर रेखाएं जो है कितनी निकली थी, 360, और यहाँ पे हमने कितनी बताई कि अगर होल्ड कर दिया जाए तो यहाँ पर आएंगे तो ये फिर एक दूसरे के अपोजिट आ जाएंगे, 180 पर 180 आ जाएंगे। अब जरा इसके आगे बात करें कि इन देशांतर रेखाओं का यूज क्या। पृथ्वी आपके पश्चिम से पूर्व घूमती है, जब पश्चिम से पूर्व घूमती है तो पूर्व में सुबह होती है। आप ऐसे समझ लीजिए कि अगर 0 से हम 15 अक्षांश, 15 देशांतर पूर्व या 15 देशांतर पश्चिम की ओर जा रहे हैं तो सूर्य किधर है, इधर है। ऐसे आपकी पृथ्वी घूम रही होगी, तो ऐसे जा रहे होंगे तो यहाँ समय क्या होगा, उजाला हो रहा होगा, तो यहाँ क्या होगा, प्लस होगा, और यहाँ का समय क्या होगा, माइनस होगा। तो क्योंकि पश्चिम से पूर्व घूम रहे हैं तो आपको याद रखना है कि पूर्व में जाने से समय जुड़ता है, पश्चिम में जाने से समय घटता है। अब जरा समय की लोकेशन देख लीजिए कि आपका अंतरराष्ट्रीय मानक समय कैसे निकाला जाता है, इसके बारे में सुनिए। अंतरराष्ट्रीय मानक समय के बारे में देखा जाए, बस हमें 2-3 चीजें याद रखनी है। कैसे, हमने कहा कि जो पृथ्वी है वो 24 घंटे में 360 देशांतर घूम जाती है। कितने घंटे में घूम जाती है, 360। आपको मानक समय, अगर आपने 2015 का प्रैक्टिस सेट किया है अमीन का, तो आप उठा के देखिए, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि 15 देशांतर जाने में कितना समय लगता है। अभी आपको क्लियर हो जाए 15 देशांतर जाने में कितना समय लगता है। इस क्वेश्चन में पूर्व या पश्चिम नहीं जोड़ा गया, क्योंकि सूर्य पूर्व में निकल रहा है, तो जब पूर्व से इधर को चल रहे होंगे, पृथ्वी उधर को बढ़ रही होगी, वो पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व, तो इस क्षेत्र में क्या होगा, उजाला, इस क्षेत्र में अंधेरा। तो जब पश्चिम की ओर चलेंगे, ऐसे घूम के जा रहे होंगे, तो दिन समय क्या घट रहा होगा, और यहाँ समय कैसा होगा, बढ़ रहा होगा। जैसे यहाँ पे हमने कहा कि 180 देशांतर पर जब सूर्य की रोशनी पड़ी, तो हमने कहा यहाँ सुबह के 5 बज चुके, यहाँ पे सुबह के 5 बजे। जब 5 बजे है तो हमने भी बताया कि 15 देशांतर जाने में लगभग 1 घंटा का अंतर निकलता है। 15 देशांतर जाने में लगभग 1 घंटा का समय निकलता है। तो अगर ग्लोब में हम कहें 165 देशांतर पर हमारी लोकेशन है, 165 देशांतर पे हमारी लोकेशन है, तो आपको पता है कि एक देशांतर 15 देशांतर जाने में 1 घंटा लग रहा है, तो यहाँ 5 बना है, बजा होगा, तो 165 देशांतर पर समय कितना होगा, 4 बजे होंगे। कितने बजे होंगे, 4 बजे होंगे। अगर फिर 15 देशांतर का अंतर कर दें,
150 कर देते, 150 देशांतर रेखा, हमने कहा 150 देशांतर रेखा पर कितना होगा, तो यहाँ 3 बजा होगा। कितना बजा होगा, 3, क्योंकि कितना समय लग रहा है, 1 घंटे का अंतर निकल गया। अब ऐसा क्यों? आपको पता है कि पृथ्वी जो है, पृथ्वी पर देशांतर रेखाएं कितनी खींची गई, 360 खींची गई। ये 360 रेखाएं जो हैं, इन 360 को कहेंगे पृथ्वी अब 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 घूम जाती है। पूरा 24 घंटे में एक चक्कर लगा देती है, एक रोटेशन कर लेती है। कितने अंक का बना देती है, 360। तो आपको समझ में आना चाहिए 360 देशांतर जाने में अगर मिनट देखा जाए तो 60 में 24 में हम 60 का गुणा करेंगे। अब इसको जरा मान निकाल के देखें, 360 यहाँ पे काटे 0 आ गया, या 24 गुणते 6, 6 से काट दे 6 रंग 36, 6 चौको 24। मतलब एक देशांतर जाने में हमारे पास समय निकला 4 मिनट का। एक देशांतर जाने में समय निकल कर आ रहा है 4 मिनट का। तो आप यहां पर बात क्लियर हो गई। हमने कहा कि अगर पूर्व में जा रहे तो हमें प्लस याद रखना है। जब एक देशांतर जाने में 4 मिनट का समय लग रहा है तो दोस्तों 15 देशांतर जाने में कितना समय लगेगा, 15 देशांतर, तो 15 गुणते 4 कितना हो जाएगा, 60 मिनट, अर्थात 1 घंटे का अंतर निकल कर आएगा। 15 चौको 60 अर्थात 1 घंटे का अंतर निकल गया। अब हमने कहा 0 से 180 चले होंगे, तो आपको पता है 0 से 180 चलेंगे तो 180 देशांतर पूर्व में जाने पर क्या होगा, 180 गुणते कितना करेंगे 4, कितना निकाला जाके 720, और 60 का भाग दे देंगे, कितना निकला जाके 12 घंटा। कितना निकला फ्रेंड, 12 घंटा समय निकला। इसलिए 12 घंटे का दिन और 12 घंटे के रात निकल गया। विश्वास को समझ में आ रहा होगा, समझ में आ रहा है तो समझ लीजिए कि एक देशांतर जाने में 4 मिनट का समय लग रहा, तो 15 देशांतर जाने में कितना समय लग रहा होगा, 1 घंटे का समय लगा होगा। तो 180 देशांतर जाने में कितना हो गया, 12 घंटा। तो 12 घंटे जब सूर्य पूर्व में है तो 12 घंटे का दिन और पश्चिम में 12 घंटे की रात मानकर चलते हैं, क्योंकि सूर्य की रोशनी आपके 6 देशांतर में पड़ती है। 6, 12, 18 देशांतर तक कुछ ना कुछ रोशनी जा रही है। अब ये नहीं कहेंगे कि सूर्य अचानक प्रकट हो जाता है। आप सुबह से देखिए 5 बजे अगर जगते हैं, 5 बजे देखिए थोड़ा अंधेरा होगा, जैसे जैसे आप 6 बज रहा होगा धीरे धीरे उजाला होता है, फिर सूर्य निकल रहा होगा। तो इसकी वजह से कहा जाता है कि यहां पर 12 घंटे का दिन, इधर 12 घंटे की रात निकलती। अब जरा देखो, ये हमारा अंतरराष्ट्रीय समय निकालने का फार्मूला। तो आपको याद रखना है कि 360 देशांतर जाने में कितना लग रहा है, 24 घंटे का समय लग रहा है। अगर यहीं पे हम कह दें दोस्तों, कमेंट करके बताएं कि 0 देशांतर यहां पे अगर कहें कि ये आपका 12 बजा है, ये 12 बजे है, आपको समय बताना है। ये लंदन की ग्रीनविच रेखा है, लंदन की 0 देशांतर रेखा, या कहेंगे 0 यामोत्तर रेखा है। यामोत्तर रेखा जो है लंदन से, हमने ये नहीं कहा कि आपके दिन के 12 बजे या रात के 12 बजे, आपको बताना है। ये जो आपका क्या है, ये आपका ईस्ट है, और ये आपका क्या है, वेस्ट है। तो हमने कहा यहां से 15 देशांतर हम इधर को गए, तो बताइए यहां 12 बजा है तो ईस्ट में कितना समय होगा, ईस्ट में कितना समय होगा। आप जल्दी से कमेंट करके बताएं कि ईस्ट में जाने से कितना समय होगा। तो जब एक देशांतर जाने में 4 मिनट, तो 15 देशांतर तो 60 मिनट, अर्थात 1 घंटे का समय लगेगा। इसी तरीके से यहां निकल के आएगा 1 घंटे का समय। अब हर देश से कोई ना कोई मध्याह्न रेखा होकर गुजरती है जो उसके समय का निर्धारण करता है। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग है। आप रसिया जाएंगे 7 है आपके मध्याह्न रेखाएं गुजरती है, जिससे 7 जगह से टाइम होता है। इंडिया की देखा जाए तो इंडिया से आपकी एक ही देशांतर रेखा गुजर रही, 82.5 देशांतर, 82.5 देशांतर। इंडिया की बात करें 82.5 देशांतर। हमने कहा इंडिया का देशांतरी विस्तार कितना है, 68.7 मिनट से 97.25 मिनट। हम क्या निकालते हैं, मध्याह्न निकालते हैं। इन दोनों को जोड़ के देखिए फ्रेंड, कितना हो गया, 8 7 15, 9 6 15 1 16 अपान 2, कितना निकल रहा है, 2 8 16, 2 2 4, 2 5 5, तो 82.5 देशांतर निकला। भारत का मध्याह्न रेखा कौन सी है, तो कहेंगे 82.5 देशांतर। कैसे याद किया, हमने कहा पूर्वी से, पूर्व से पश्चिम, पूर्व से चल रहे होंगे पूर्वी, तो 68 से 97, इन दोनों को जोड़ा, 2 से भाग दिया, कितना निकला, 82.5। भारत का मध्याह्न समय कौन निर्धारित कर रहा होगा, 82.5 पूर्वी देशांतर। अब आपको पता है कि एक देशांतर
एक देशांतर जाने में समय कितना लग रहा है? 4 मिनट का। एक देशांतर जाने में 4 मिनट का। 15 देशांतर जाने में, तो 15 देशांतर जाने में लगा 1 घंटे का समय। तो इंडिया का अगर निकालना है कि इंडिया का समय लंदन के समय से कितना आगे, हमने कहा हमेशा 12 से मान के चलते हैं लंदन से, तो हमने कहा कि 82.5 में आप 82.5 में कितने का मल्टीप्लाई करेंगे? 4। तो आप गुणा करके देखिए कितना निकलेगा जाके 5.5 घंटा। तो लंदन के समय से भारत का समय 5.5 घंटा आगे। वीडियो सेशन को ज्यादा से ज्यादा तक लोगों तक शेयर कीजिए फ्रेंड। तो 5.5 घंटा आगे। अगर यही सिचुएशन में ईस्ट और वेस्ट लगा देते तो वेस्ट जुड़ा होता तो ये 12 में 5.5 घंटे घटा देते, और ईस्ट जुड़ा है तो 12 में 5.5 घंटे हम जोड़ देंगे। तो ये भारत का 5.5 घंटा निकल रहा है। अर्थात क्या होता है, ग्लोब में देशांतर रेखाओं से हमें किसका ज्ञान हुआ? तो ग्लोब में हमने कहा, ग्लोब में हमें समय का ज्ञान हुआ, समय का ज्ञान हुआ। और ये मिलता है 180 देशांतर रेखा इधर मिल रही है आके, तो यहां से पश्चिम वाली पूर्व वाली, तो इसीलिए इसे इंटरनेशनल डेट लाइन कहा गया। आप कमेंट करके फ्रेंड्स बताएं कि इंटरनेशनल डेट लाइन किस महासागर से होकर गुजर रही है या किस जल संधि से होकर गुजरती है? जल्दी से बताएं, 30 सेकंड का समय। अंतरराष्ट्रीय देशांतर रेखा किस महासागर से होकर गुजरती है? तो इससे हमें समय के बारे में पता चला। अब हमने यहाँ पे क्या बता रहे थे, तो ये आपका जो देशांतर है इसका अध्ययन क्या किया जा रहा है? अक्षांश रेखा में जलवायु के बारे में बता रही है, देशांतर रेखा में किसके बारे में बता रही है? तो हमने कहा जिस देशांतर रेखा 82.5 है, तो अगर यहाँ 82.5 है तो यहाँ भी 82.5 होगा। तो इस देशांतर पर भी तो वही समय होगा। यहाँ पे अगर 5:30 बजे तो यहाँ भी 5:30 बजे होंगे। अर्थात इस देशांतर रेखा पर जितने भी कंट्री आए होंगे, इस देशांतर रेखा पर जितने भी देश होंगे उनका समय सेम होगा। बस अंतर क्या निकल के आएगा कि पूर्व जोड़ रहा है कि पश्चिम जोड़ रहा है। आप जल्दी से बताएं। 30 अक्षांश पश्चिमी देशांतर रेखा मिस्र से होकर गुजरती है, तो मिस्र का समय होगा, यदि लंदन में 12 बजे है, कमेंट करके बताएं कि लंदन में दोपहर के 12 बजे है तो मिस्र में क्या समय होगा? यदि मिस्र का देशांतरी विस्तार 30 अंश है, 30 देशांतर है, जल्दी कमेंट करके बताइए। तो यहां पे आपको समझ में आया होगा कि देशांतर और अक्षांश रेखाएं क्या हैं और किससे किसका ज्ञान होता है। तो अक्षांश रेखाओं का ज्ञान सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि अगर अक्षांश रेखाओं का ज्ञान है तो आप जलवायु के बारे में आप रिलेट करके क्वेश्चन कर सकते हैं कि कहां पे कितनी बारिश हो रही होगी, कहां शीतोष्ण क्षेत्र होगा, कहां पे कैसा शीत क्षेत्र होगा, ये सारी चीजें आपको ये क्वेश्चन है, होमवर्क है। आप कमेंट करके जरूर बताएं कि 12 बजे है लंदन में तो मिस्र का समय क्या होगा। आपको ईस्ट और वेस्ट देखना है कि ये आपका मिस्र जो है, जो वर्तमान इजिप्ट है, वो ईस्ट में है या वेस्ट में है। ये आपका होमवर्क है। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर जरूर कर दिया करें। आज हमने अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में जाना है। अब इसके आगे कल और टॉपिक आएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।